एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसे लगता था कि उसके पास कुछ भी नहीं। एक ऐसी भूख उसके दिल में घर कर गई थी जो कभी मिटती ही नहीं थी। यही लालच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। देवपुर नाम का एक बड़ा और खूबसूरत राज्य था। इस राज्य के राजा थे विक्रम। राजा विक्रम के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका खजाना सोने और हीरों से भरा था। उनके महल इतने बड़े और शानदार थे कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। प्रजा भी काफी खुशहाल थी। खेत हरे भरे थे, नदियां कलकल बहती थीं और गांव-गांव में रौनक थी। राजा विक्रम की रानी का नाम तारा था। रानी तारा जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही समझदार और दयालु भी थीं। उनके दो प्यारे बच्चे थे, राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी प्रिया। अर्जुन थोड़ा शांत और गंभीर था, जबकि प्रिया बहुत चुलबुली और हंसमुख थी। महल में उनकी खिलखिलाहट से रौनक रहती थी। राजा, रानी और बच्चे एक खुशहाल परिवार थे। शाम को अक्सर राजा बच्चों को कहानियां सुनाते, उनके साथ खेलते और रानी के साथ मिलकर हंसते थे। जिंदगी बहुत अच्छी और मीठी लग रही थी। पर फिर धीरे धीरे राजा विक्रम के अंदर एक बदलाव आने लगा। ये बदलाव था और ज्यादा की चाहत का। उन्होंने दूसरे राज्यों की कहानियां सुननी शुरू कर दी। कहानियां कि कैसे दूसरे राजाओं के पास उनसे भी ज्यादा खजाना है, उनसे भी बड़ी सेना है और उनसे भी ज्यादा जमीन है। इन कहानियों ने उनके दिल में एक आग लगा दी। उन्हें लगने लगा कि उनके पास जो कुछ भी है वो कम है, उन्हें और चाहिए, बस और। ये लालच राजा विक्रम के दिल में ऐसे बस गया जैसे कोई कीड़ा लकड़ी को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। अब उन्हें अपने महल की चमक, अपने राज्य की हरियाली, अपनी प्रजा की खुशी, यहाँ तक कि अपने परिवार का प्यार भी कम लगने लगा। उन्हें हर वक्त बस एक ही चीज दिखती थी, खजाना, और कैसे खजाना बढ़ाया जाए। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मुझे और पैसा चाहिए और जमीन चाहिए। जाओ, नए नए तरीके ढूंढो जिनसे राज्य का खजाना और भर सके। मंत्री और अधिकारी परेशान हो गए। उन्होंने राजा को समझाने की कोशिश की, महाराज, हमारी प्रजा पहले से ही खुशहाल है। अगर हमने और टैक्स बढ़ाए तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। पर राजा विक्रम सुनने को तैयार नहीं थे। मुश्किलें? कैसी मुश्किलें? खजाना बढ़ेगा तो राज्य मजबूत होगा। जाओ और अपना काम करो। देखते ही देखते राजा विक्रम का स्वभाव बदलने लगा। पहले वो अपनी प्रजा के बीच जाते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके दुख सुख में शामिल होते थे। अब वो महल में ही बंद रहने लगे, बस खजाने और युद्ध की योजनाओं में डूबे रहते। बच्चों ने उन्हें खेलते देखा तो दौड़कर पास आए। पिताजी, हमारे साथ खेलो ना। राजा मुस्कुराते नहीं थे, बस हाथ उठाकर कहते, अभी मेरे पास वक्त नहीं है बच्चों, मैं बहुत ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ। रानी तारा ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की। एक शाम जब राजा अपने शाही कमरे में बैठे सोने के सिक्कों के ढेर को देख रहे थे, रानी उनके पास आईं। उन्होंने प्यार से राजा का हाथ थामा और कहा, महाराज, मुझे लगता है आप कहीं भटक रहे हैं। हमारा परिवार खुश है, हमारी प्रजा खुश है। ये सब जो आपके पास है, क्या ये कम नहीं है? इस और की चाहत में आप क्या खो रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? राजा विक्रम ने रानी की तरफ देखा, पर उनकी आंखों में वो पहले वाला प्यार नहीं था, बस एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपना हाथ रानी के हाथ से छुड़ा लिया और कहा, रानी, तुम औरतों वाली बात करती हो। एक राजा का काम सिर्फ अपने खजाने को बढ़ाना है। मजबूत खजाना ही राज्य की असली ताकत है। तुम ये सब नहीं समझोगी। रानी तारा का दिल टूट गया। उन्होंने कुछ और कहना चाहा, पर राजा ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और फिर से अपने सोने के सिक्कों में खो गए। रानी मायूस होकर वापस लौट गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। इस घटना के बाद से राजा और भी ज्यादा कठोर हो गए। उन्होंने प्रजा पर नए नए टैक्स लगा दिए। पहले सिर्फ जमींदार और व्यापारी टैक्स देते थे, अब गरीब किसान और छोटे कारीगरों पर भी भारी टैक्स लग गए। लोग भूखे मरने लगे, बच्चे कुपोषण का शिकार होने लगे। गांव में भुखमरी फैल गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। पर राजा विक्रम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए तो बस खजाना भरना ही सब कुछ था। उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर हमला करना भी शुरू कर दिया। ये राज्य छोटे और शांतिप्रिय थे, जिनके राजा विक्रम से कोई दुश्मनी नहीं थी। पर राजा विक्रम को उनकी जमीन, उनके संसाधन और उनका खजाना चाहिए था। युद्ध हुए, खून खराबा हुआ, कितने ही सैनिक मारे गए, कितने ही परिवार उजड़ गए। देवपुर की सेना जीतती गई और राजा विक्रम का खजाना भरता गया। पर इन जीतों से राज्य में खुशी नहीं आई, बल्कि एक अजीब सा डर और उदासी छा गई। महल में भी खुशी का माहौल खत्म हो गया था। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी प्रिया, जो पहले हर वक्त खेलते कूदते रहते थे, अब शांत रहने लगे। वे अपने पिता को याद करते थे। उन्हें याद था वो वक्त जब पिताजी उन्हें गोद में लेकर कहानियां सुनाते थे, उनके साथ तलवारबाजी का खेल खेलते थे। अब पिताजी सिर्फ बड़े बड़े कमरों में बैठते थे, कागज़ों को देखते थे और खजाने के बारे में बातें करते थे। अगर बच्चे उनके पास जाते भी तो वो उन्हें जल्दी ही भेज देते। रानी तारा का दिल रोज टूटता था।
वे अपने बच्चों को उदास देखती, अपनी प्रजा को दुख में देखती और अपने पति को एक ऐसे रास्ते पर चलते देखती जहां अंत में सिर्फ तबाही थी। उन्होंने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की, प्रार्थना की, पर सब बेकार। राजा विक्रम के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। वो बस अपने लालच की धुन में मस्त थे। उन्हें लगता था कि वो सबसे शक्तिशाली राजा बन रहे हैं, पर असल में वो सबसे अकेले और अंधे राजा बन रहे थे। एक साल ऐसा आया जब पूरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां भी अपनी धार खो चुकी थीं। चारों तरफ पानी और अनाज की कमी हो गई। प्रजा भूख और प्यास से तड़पने लगी। गांव-गांव से लोग महल के दरवाजे पर आकर मदद की गुहार लगाने लगे। राजा के मंत्री और दरबारी भी राजा के पास गए और कहा, महाराज, हालात बहुत खराब हैं, लोग मर रहे हैं। हमारे शाही अन्न भंडार भरे पड़े हैं, कृपा करके उन्हें खोल दीजिए और प्रजा की मदद कीजिए। पर राजा विक्रम का दिल पत्थर का हो चुका था। उन्होंने गुस्से से कहा, अन्न भंडार, तुम जानते हो उन्हें भरने में कितनी मेहनत लगी है। अगर हमने सारा अनाज बांट दिया तो कल हम क्या खाएंगे? नहीं, एक दाना भी बाहर नहीं जाएगा। जो ताकतवर होगा वो बचेगा। ये प्रकृति का नियम है। ये सुनकर सभी मंत्री और दरबारी सिर झुकाए वापस लौट गए। उनकी आंखों में उदासी और गुस्सा दोनों थे। अब प्रजा ने भी राजा से उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगने लगा था कि उनके राजा के दिल में कोई इंसानियत नहीं बची है। महल के अंदर भी एक अजीब सी उदासी छा गई थी। राजकुमारी प्रिया, जो हमेशा हंसती रहती थी, अब गुमसुम रहने लगी थी। उसे अपने पिताजी की कमी खलती थी। वो अक्सर अपनी माँ से पूछती, माँ, पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते क्या? वो हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? रानी तारा सिर्फ उसे गले लगा लेती, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। एक दिन राजकुमारी प्रिया बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। राजवैद्य को बुलाया गया, पर उसकी दवाई से भी बुखार कम नहीं हो रहा था। प्रिया दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं और वो बिस्तर पर बेजान सी पड़ी थी। वो बार बार अपने पिता का नाम लेती, पिताजी, कहाँ है पिताजी? रानी तारा राजा विक्रम के पास भागी। राजा उस वक्त अपने युद्ध कक्ष में किसी नई जीत की योजना बना रहे थे। रानी उनके पैरों में गिर पड़ी। महाराज, हमारी बेटी, हमारी प्रिया, वो मर रही है। उसे आपकी ज़रूरत है। बुखार कम नहीं हो रहा है। राजा ने पहले तो अनसुना किया। देख लेना रानी, कोई छोटी मोटी बात होगी, राजवैद्य है ना। पर रानी ने जोर देकर कहा, महाराज, वो सांस तक ठीक से नहीं ले पा रही है, कृपया उसे देखने चलिए। रानी की आवाज़ में इतना दर्द था कि राजा विक्रम एक पल के लिए रुक गए। वो रानी के साथ प्रिया के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि उनकी लाडली बेटी, जो हमेशा दौड़ती भागती रहती थी, आज बिस्तर पर बेजान पड़ी है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूखे थे और सांसें तेजी से चल रही थीं। प्रिया ने जैसे ही अपने पिता को देखा, उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने बहुत मुश्किल से अपना छोटा सा हाथ हिलाया और धीमी आवाज़ में बोली, पिताजी, आप आ गए। राजा विक्रम के दिल में कुछ अजीब सा हुआ। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को इतना कमज़ोर देखा था। राजवैद्यों ने राजा को बताया, महाराज, राजकुमारी की हालत बहुत नाजुक है। हमें एक दुर्लभ जड़ी बूटी की ज़रूरत है, जो सिर्फ दूर पहाड़ों के पार ही मिलती है। वो बहुत महंगी है और उसे लाने में कई दिन लगेंगे। अगर राजकुमारी को यह जड़ी बूटी सही वक्त पर नहीं मिली तो शायद। राजवैद्यों ने अपना सिर झुका लिया। राजा विक्रम हड़बड़ा गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जितने पैसे लगे लगाओ, मेरा खजाना खोल दो, अभी के अभी जाओ और वो जड़ी बूटी लेकर आओ। राजवैद्य ने फिर कहा, महाराज, पैसा तो है पर वक्त बहुत कम है। अगर जड़ी बूटी मिलने तक राजकुमारी की हालत और बिगड़ गई तो शायद पैसा भी उसे नहीं बचा पाएगा। उसे सिर्फ प्यार और आपकी मौजूदगी बचा सकती है, उसकी इच्छा शक्ति। उसे ये एहसास होना चाहिए कि आप उसके साथ हैं। ये बात राजा के दिल में तीर की तरह लगी। पैसा, उनका अंतहीन पैसे का पीछा, क्या वो अपनी बेटी की जान नहीं बचा सकता? उन्होंने प्रिया की तरफ देखा, जो कमजोरी से मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। उसकी पतली आवाज में फिर से एक सवाल गूंजा, पिताजी, आप कब खेलेंगे मेरे साथ? ये सवाल राजा विक्रम को भीतर तक हिला गया। उन्हें याद आया कि उन्होंने कितने वक्त से अपने बच्चों से बात तक नहीं की थी। उन्हें याद आया रानी तारा के वो शब्द, इस और की चाहत में आप क्या खो रहे हैं। आज उन्हें समझ आया कि वो क्या खो रहे थे। वो अपनी सबसे बड़ी दौलत खो रहे थे, अपने परिवार का प्यार, अपने बच्चों की हंसी, अपनी जिंदगी का सुकून। राजा विक्रम वहीं प्रिया के बिस्तर के पास बैठ गए। उन्होंने प्रिया का छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिया। वो हाथ आग की तरह गर्म था। उन्होंने पहली बार इतने ध्यान से अपनी बेटी को देखा।
उसकी छोटी सी सांसों में भी उन्हें जिंदगी की अहमियत नजर आई। उन्होंने अपने सारे युद्ध, सारी धन दौलत, सारा लालच भुला दिया। उनके दिमाग में अब सिर्फ उनकी बेटी थी। उन्होंने प्रिया के कान में धीरे से कहा, मैं यहीं हूं मेरी बच्ची, कहीं नहीं जा रहा। जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम बहुत खेलेंगे। मैं तुम्हें रोज कहानियां सुनाऊंगा। हम घोड़े पर बैठेंगे, जंगल घूमने जाएंगे। प्रिया ने अपनी कमजोर आंखें खोली और अपने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, उम्मीद की चमक। राजा विक्रम कई दिनों तक प्रिया के पास से नहीं हिले। उन्होंने खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया। वो बस प्रिया का हाथ पकड़े रहे, उससे बातें करते रहे, उसे कहानियां सुनाते रहे। रानी तारा उन्हें खाना देने आती तो वो सिर्फ थोड़ा सा खाकर वापस प्रिया के पास बैठ जाते। राजकुमार अर्जुन भी अपनी बहन के पास आता और अपने पिता को देखकर हैरान था। ये उनके पुराने पिताजी नहीं थे, ये कोई और ही इंसान था जो सिर्फ प्यार से भरा था। दूर पहाड़ों से जड़ी बूटी लाने वाले लोग कई दिनों बाद पहुंचे। जड़ी बूटी बहुत मुश्किल से मिली थी। वैद्य ने जड़ी बूटी से दवाई बनाई और प्रिया को दी। अब दवाई के साथ साथ राजा के प्यार और उनकी मौजूदगी ने भी अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। प्रिया की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसका बुखार थोड़ा कम हुआ। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें पूरी तरह खोली और उसने राजा का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये एक धीमी, दर्दनाक प्रक्रिया थी, पर प्रिया ने जिंदगी से हार नहीं मानी। शायद वो अपने पिता के नए प्यार की वजह से जी रही थी। जैसे जैसे प्रिया धीरे धीरे ठीक होने लगी, राजा विक्रम अंदर से पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपने सोने के ढेर देखे, अपने बड़े बड़े महल देखे और उन्हें ये सब खोखला लगने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खोया था और क्या पाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को, अपने परिवार को लगभग खो ही दिया था, सिर्फ इस लालच की वजह से। एक दिन जब प्रिया थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी और राजा उसके पास बैठे थे, उन्होंने राजवैद्य से पूछा, वैद्य जी, सच बताइए, अगर मैं वक्त पर नहीं आता या अगर मैं सिर्फ पैसे भेजता तो क्या मेरी बेटी बच पाती? राजवैद्य ने धीरे से कहा, महाराज, जड़ी बूटी जरूरी थी, पर राजकुमारी की इच्छा शक्ति और आपके प्यार ने ही उसे लड़ने की ताकत दी। कई बार पैसा वो काम नहीं कर पाता जो सच्चा प्यार और साथ कर जाता है। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपने सारे मंत्रियों को बुलाया। उनकी आवाज में अब वो पहले वाला अहंकार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नम्रता थी। मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। जितने भी अनाज के भंडार हैं, सब खोल दो। मेरी प्रजा को खाना दो, पानी दो। जिन युद्धों को हमने बिना वजह छेड़ा है, उन्हें तुरंत रोक दो। उन सभी राज्यों से माफ़ी मांगो। जिन लोगों पर हमने भारी टैक्स लगाए हैं, उन्हें वापस बुलाओ और उनकी मदद करो। उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करो। ये सुनकर मंत्रीगण हैरान रह गए, पर उनकी आंखों में एक नई उम्मीद भी जगी। राजा विक्रम ने अपने दरबार में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपनी प्रजा के सामने अपने हाथों को जोड़कर माफ़ी मांगी। मेरे प्यारे प्रजाजनों, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने आप सबको बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रजा ने पहले तो यकीन नहीं किया, पर जब उन्होंने राजा की आंखों में पछतावा देखा तो उनके दिल पसीज गए। राजा विक्रम अब राजा विक्रम नहीं, बल्कि रक्षक राजा बन गए थे। उन्होंने अपने महल के दरवाजे प्रजा के लिए खोल दिए। उन्होंने खुद गांव-गांव का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें सुलझाने में मदद की। उन्होंने अपनी सेना को निर्देश दिए कि अब उनका काम लोगों की रक्षा करना है, न कि हमला करना। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपने परिवार के साथ भी अपना रिश्ता ठीक किया। वो रोज राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी प्रिया के साथ खेलते, उन्हें कहानियां सुनाते और रानी तारा के साथ अपने दिल की बातें करते। रानी तारा खुश थीं। उनका परिवार फिर से एक हो गया था। राजा ने लालच को छोड़ दिया था और प्यार को अपना लिया था। साल गुजरते गए। देवपुर राज्य अब सबसे अमीर राज्य नहीं था, पर वो सबसे खुशहाल राज्य जरूर बन गया था। राजा विक्रम ने अपने राज्य में शांति और समृद्धि फैलाई, जो धन से नहीं बल्कि प्यार और सद्भाव से आई थी। लोग अब अपने राजा से डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें प्यार करते थे। राजा विक्रम अक्सर कहते थे, लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला देती है। पैसा सिर्फ एक ज़रूरत है, खुशी नहीं। असली खजाना तो हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार में और हमारी जिंदगी के छोटे छोटे पलों में छिपा है।
अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार है और दिल में संतोष है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। और रानी तारा, वो अपने पति और अपने परिवार को देखकर मुस्कुराती रहती। उनके राजा ने खुशियों का असली खजाना ढूंढ लिया था और देवपुर ने अपना दिल वापस पा लिया था। अब महल में रोज बच्चों की हंसी गूंजती थी और राजा विक्रम हर शाम अपने परिवार के साथ मिलकर एक नई कहानी शुरू करते थे। एक ऐसी कहानी जिसमें लालच का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ प्यार और खुशियां थीं।